हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे क्लास 10th का। बेटा ये चैप्टर 9 है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है हम कुछ सवालों को करके देखेंगे, यानी कि इसमें जो एक एक्सरसाइज है उन्हीं को हम करके देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने इसी से पहले जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा है यानी कि चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, उसमें आपने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को पढ़ा आपने, उसी में आपने टेबल बनानी सीखी और उसी में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को सीखा था, ठीक है ना। तो बस उसी का समझ लो ये दूसरा पार्ट है हमारा चैप्टर 9। अगर चैप्टर 8 आपने सही तरह से पढ़ रखा है तो चैप्टर 9 आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें बस दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो आपको टेबल याद होनी चाहिए और नंबर 2 टी रेशो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेशो क्या होता है, ये सारी बातें। अगर ये दो बातें आपको पता है तो ये चैप्टर आप आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो इस चैप्टर को आपने अभी नहीं पढ़ा है या आप दोबारा से समझना चाहते हैं, टेबल कैसे बनती है वो दोबारा से समझना चाहते हैं, तो बेटा उस वीडियो को मैंने सेपरेट बना रखी है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे, हम चैप्टर जो हमारा 9 है उनके क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो पहले बेटा कुछ बेसिक बातें हम जानेंगे, उनको समझो आप। तो जैसे देखो आप, ये क्या दे रखा है बेटा, चैप्टर का नाम ही देखो पहले, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर 8 में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें पढ़ी आपने, फॉर्मूले पढ़े, टेबल बनानी सीखी, सारी चीज़ें देखी आपने। अब उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है ना, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो बेसिकली बात होती है बेटा वो हमें याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से हम किसी भी यानी कि हाइट और डिस्टेंस का पता करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई पोल हो, ठीक है ना, या पोल से वहाँ तक की किसी पॉइंट से तक के बीच की जो दूरी होती है वो सारी चीज़ें हम इसमें पता करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हाइट और डिस्टेंस, बस ये दो चीज़ें हमें पता करनी होती है। अब किन की पता करनी होती है वो सवाल के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा देखो, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको आप समझ लो अच्छी तरह से। ये आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पहले भी आपने पढ़ा है। लेटी हुई लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। बस ये दो चीज़ें तो ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक। अब देखो आप समझो, आप मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है, तो भाई सीधी सी बात है, ग्राउंड तो हमारा इसी तरह से होता है, सपाट होता है, तो एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो कि एक बच्चा या इस पॉइंट से मान लो एक बच्चा जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी कि ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है, यानी कि देखने वाली जो लाइन है ये, और ये हमारा है ग्राउंड, ठीक है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के यदि नीचे एंगल बनेगा ये वाला, तो इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल के ऊपर की तरफ जब लाइन जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल के नीचे की तरफ जब लाइन जाएगी तो ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये इतनी बात तो आपको समझ में आई। अब एक फिगर के माध्यम से आपको मैं ये बात बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ होती है, आप समझो आप अच्छी से। जैसे देखो आप, ये चीज़ तो आपने देखी, मैंने कहा कि बेटा ये ज़मीन है, ये देखो आप, ये ज़मीन है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देख लिया आपने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि ये ज़मीन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन यानी कि एक तरह से समझ लो ये हमारी बिल्डिंग है। मैंने कहा कि एक बच्चा, या इस पॉइंट पे समझो, ये बच्चा जो है ना बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, यानी कि यहाँ पर वो देख रहा है ऐसे करके, देखो आप। तो ये बच्चा इसको देख रहा है, तो यहाँ से यानी कि टॉप पे देख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो हमारी हो गई लाइन ऑफ साइट, क्लियर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब मान लो यही बच्चा क्या है, बिल्डिंग की छत पे चला गया।
अब बिल्डिंग की छत पे से ना मान लो कि वो या यहाँ देख रहा हो, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे देख रहा है, मान लो कि वो यहाँ देख रहा है, मान लो कि वो यहाँ पर चढ़ गया और नीचे की तरफ देख रहा है, तो यही लाइन ऑफ साइट तो यही रहेगी। बस आपको क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइन ध्यान रखना है बस। अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन आप इस तरह से खींच लो। ये मत सोचना कि यहाँ पर है तो यानी कि ये एंगल बन रहा है डिप्रेशन, ना, ये नहीं। हॉरिजेंटल लाइन के नीचे देखो, बस यहाँ खड़ा है तो यहाँ से सीधी हॉरिजेंटल लाइन बनाओ, तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, इसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो यानी कि हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजेंटल लाइन के नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बस मैंने क्या कहा आपको, इसमें आपको एक तो टेबल याद रखनी है और एक ट्रिग्नोमेट्री के रेशो याद रखने हैं। ये दो चीज़ें अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, फिगर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के बना लोगे तो सवाल भी आप आराम से करके देख लोगे। बस इसमें बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस ध्यान रखना कि इसमें ना जब भी कोई सवाल आपको दे रखा होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको एक तो थीटा एंगल दे रखा होगा, ठीक है, और इनमें से कोई भी एक हाइट या डिस्टेंस में से कुछ दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो बाकी वो निकालनी होती, कैसे समझो आप, तो उनको कैसे निकालोगे ध्यान रखना आप। अननोन साइड, ये अभी आप समझ लो, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझना। अननोन साइड और बटे में कर देना नॉन साइड, यानी कि जो साइड इसमें दे रखी होगी, जो साइड हमें निकालनी है ऊपर लिख दो, जो साइड हमें दे रखी है नीचे लिख दो, और इज इक्वल टू में टी रेशो, यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो आप रख दोगे यहाँ पर, वहाँ पर रेशो लिख देना, फिर इसी तरह से सवाल को करना। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अननोन साइड अपॉन में नॉन साइड इज इक्वल टू टी रेशो। अब ये पता चलेगा, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है आप उन सवालों को करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब आइए, अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा आप, यानी ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। इसको समझो आप, क्या लिखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। एक वर्टिकल पोल है। सबसे पहले तो समझो आप, देखो ग्राउंड बना लो, बस पहले तो ग्राउंड बनाओ भाई। ये पोल है, जाहिर सी बात है भाई, खंबा ऐसे ही होगा ना, ये पोल है, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं, ये भाई आपका पोल है, ये आपका ग्राउंड है। ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल, वर्टिकल पोल, टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें हाइट निकालनी है पोल की। अब एक रस्सी जो है ना 20 मीटर, वो बिल्कुल ही ग्राउंड से टाइट एक पॉइंट पे, और यानी कि टॉप से वो ये लगा लो कि इस तरह से बंधी हुई है, तो यानी कि ये 20 मीटर ये रस्सी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है आपको कि राइट ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि इन सवालों में तुम देखोगे बेटा राइट ट्रायंगल का ही सारा खेल है। चैप्टर 8 में भी देखा आपने, तो राइट ट्रायंगल ही हो रहा था, उसी से हम निकाल रहे थे सारी चीज़ें, इसमें भी इसी तरह से बनेगा। तो देखो पोल तो बिल्कुल 90 डिग्री पे ही खड़ा होता है, तो देखो इसको आप मान लो ए, बी और ये सी है। अभी क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप के द्वारा जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये बन गया जी हमारा फिगर, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि देखो सबसे पहले तो क्या है, लेंथ ऑफ रोप, यानी कि जो ए सी है, कितना दे रखा है जी, 20 मीटर, ठीक है ना, 20 मीटर ए सी हमारा ये हो गया। और हमारा जो है हाइट हमने मान लिया, लेट द हाइट ए बी जो है, चलो ए बी को हमने मान लिया h मीटर, मान लेते हैं ए बी को, ये हमने मान लिया h, यानी कि ये जो पोल है हमने h मान लिया। अब आप समझो पहले, ये देखो अब क्या चीज़ है, हमें एक साइड गिवन दे रखी है, ये हमें निकालना, और एक थीटा दे रखा है। मैंने बताया था ना आपको, एक कोई साइड दे रखी होगी, एक को निकालना होगा, और थीटा हमें दे रखा होगा, यानी एंगल हमें दे रखा होगा। अब समझो इन सभी सवालों में आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये देखो चैप्टर 8 में भी ये मैंने करवा रखा है बिल्कुल अच्छी तरह से, पूरी डिटेल चैप्टर 8 की, ठीक है ना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर जिस बच्चे को देखना है तो आप देख लेना, समझ लेना। तो सबसे पहले देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो यही तो चीज़ें हमें निकालनी है। तो मैंने कहा देखो, हाँ यहाँ लिख दो, चाहे इन ट्रायंगल ABC लिख दिया, साइन 30 बराबर क्या होगा,
परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में ए सी, यही होगा ना। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ए बी मैंने एच मान लिया है और यहाँ पर लिख दो ए सी 20, देख सकते हो यहाँ पर 20 है, ऐसे लिख दिया। अब चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटो चाहे ऐसे काटो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू में h बराबर है 20, तो h बराबर है 20 अपॉन में 2, काट दोगे तो 10, तो यानी कि हमारी हाइट जो है वो 10 मीटर आ गई। देखो जी ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से थोड़ा समझो सवाल को करके देख सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो आप, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म्स। मान लो कि एक पेड़ है, तूफान में वो टूट गया, ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स, और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो मुड़ा नीचे की तरफ, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, तो ट्री का जो टॉप था वो सीधा जाके ग्राउंड में टच हो गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो टच होने के बाद वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड पे, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री का जो फूट है यानी कि, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, यानी कि जहाँ पर टॉप टच हुआ ग्राउंड पे उसके बीच की दूरी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये पहले पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम उसकी फिगर को ड्रॉ करके देखेंगे, फिगर सही तरह से बन जाएगा, बाकी चीज़ें तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो मान लो कि ये पेड़ है, ये जी पेड़ है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ग्राउंड ले लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक। अब क्या हुआ कि वो पेड़ जो था वो मान लो कि यहाँ से टूट गया तूफान में, और ये हिस्सा जो है वो आके नीचे गिरा और वो यहाँ आके टच हो गया ग्राउंड में, ठीक है। तो चलो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं डी, ठीक है ना। तो वो जब नीचे गिरा तो ये जो इसका टॉप था वो यहाँ छुआ, तो इसके जो बीच की दूरी है यहाँ पर दे ही रखा है, देखो यहाँ पर 8 मीटर, यहाँ पर हम लिख देंगे। और वो एंगल कौन सा बना रहा है जी 30 डिग्री का। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा फिगर हो गया। तो कहने मतलब ये जो AD पार्ट है यही जो गिर के नीचे हमारा AC बन गया है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की लंबाई हमें बतानी है। सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिख दो, लेट BD इज ए ट्री है, ठीक है, एंड AD इज द ब्रोकन पार्ट। ये पूरी चीज़ें लिखा करो आप, ब्रोकन पार्ट है विच टचेज द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे टच हो रहा है, ग्राउंड पे एट C, यानी कि C पे जाके वो टच हो रहा है। क्लियर बात हो गई हमारी। BC हमें दे रखा है, कितना है जी 8 मीटर, और एंगल हमारा AC भी कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, चलो तो इन ट्रायंगल सबसे पहले हमने लिया ABC। तो देखो ट्री की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकाल लेंगे, फिर ये जो हिस्सा ये भी निकाल लेंगे, फिर जोड़ देंगे उनको, बस सीधी सी बात है। तो इन ट्रायंगल ABC मैंने क्या बोला कि ये ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, P, देखो ये तो चीज़ हमेशा याद रखो बस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो आपने यहाँ पर बोला tan 30 हमारा क्या हो जाएगा जी AB बटे में BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। AB हमारा, चलो हमने AB मान लिया इसको ऐसी, BC हमारा 8 दे रखा है। क्लियर है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो AB की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 8√3 आ जाएगी। ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है ना। अब दोबारा से एक बार और करते हैं। अब हमने क्या करा, यही जो पार्ट है यहाँ नीचे गिर गया AC, तो अब हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली। तो आपको ये पता है कि देखो अब हमारा, देखो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, अब हमारे पास ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस, तो अगर आप ये लगाओ, साइंस में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस, हम बेस अपॉन में हाइपोटेनस लगा लेते हैं। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस हमारा क्या होगा जी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा होता है कॉस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cos 30।
तो cos 30 हमारा हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमने मान लिया हमारा बेस हो गया BC और ये हमारा हो गया AC। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद cos 30 हमारा हो जाएगा √3/2 और BC हमारा कितना है 8 और AC हमारा है ही नहीं, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √3AC हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 अपॉन में √3। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हमारी देखो AB और AC ये दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आ गई तो यानी कि हाइट ऑफ ट्री, अब आपको पता ही है, देखो अब तो हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री का मतलब हो गया कि AB और प्लस AC दोनों को जोड़ दो आप। AB हमारा हो गया 8√3 और ये हमारा हो गया 16√3, तो ये तो √3 हमारा आ जाएगा। 16 और 8 कितने हुए 24। अब आपको पता ही है, रैशनलाइज कर दो यहाँ पर, तो रैशनलाइज कर दिया आपने तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ज़रा इसको मिटा देते हैं, तो ये आ गया हमारा 24 √3 और ये बटे में 3, √3 यानी 3, 3 8 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8√3। चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलो ताकि यहाँ नीचे दिखेगा नहीं ना थोड़ा सा, तो 8√3 बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 24√3 अपॉन में 3, 3 8 24, 8√3 हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा पढ़ो, सवाल का फिगर बनाओ और आप आराम से करके देख सकते हो, यदि आपको टी रेशो भी अच्छी तरह से याद है तो। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, देखो आप, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। भाई कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि जो ठेकेदार है वो 2 स्लाइडें बना रहा है बच्चों के लिए पार्क में खेलने के लिए, यानी कि झूलने के लिए, एक तरह से समझ लो। स्लाइड होती है ना जो इस तरह से बच्चे फिसलते हैं उसके ऊपर से, ठीक है ना, वही चीज़। क्या कह रहा है ये, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, सी प्रेफर, तो यानी कि वो लेडी होगी कोई कॉन्ट्रैक्टर, तो वो जो है 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो जो है ना 1.5 मीटर 1.5 मीटर हाइट की यानी कि वो स्लाइड बना रही है। कहने मतलब ये है, और उसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है ग्राउंड पे। दूसरी तरफ जो एल्डर चिल्ड्रन है यानी कि जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए वो जो स्लाइड बना रही है वो 3 मीटर ऊंची होगी, ठीक है ना, और उस पर जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का। तो हमें बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच के, दोनों केसों में लेंथ कितनी होगी स्लाइड की। तो चलो मान लेते हैं, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। देखो भाई बिलो 5 ईयर्स, सबसे पहले समझो आप, बिलो 5 ईयर्स उसके लिए जो स्लाइड बनाई, सीधा ही राइट ट्रायंगल बना दो फटाफट, यूँ ऐसे करके, बस ये हो गया। ये भाई 1.5 मीटर की लंबे रख रखी है, चलो इसको हमने ट्रायंगल ABC बोल दिया इस तरह से, ठीक है ना, ये स्लाइड हो गई। इसके बाद जो अबो जो 5 ईयर जो भी बच्चे हो एल्डर्स, उनके लिए जो बनाया उसने, ये लगा लो, वो थोड़ी सी बड़ी है, वो 3 मीटर है जी, चलो इसको PQR मान लेते हैं हम, और इसका जो PR है ये स्लाइड है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए ये वाली है और ये इस तरह से। छोटे बच्चों का तुम देख रहे हो तो उसमें हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हमारा बन रहा है 60 डिग्री का। चलो तो अब हमने, चलो पहले हमने ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटे वाला देख लेते हैं भाई, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देखो ये चीज़ गिवन है, ये हमें निकालनी है, यानी कि इसकी लेंथ ये निकालनी है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसका मतलब ये हो गया sin 30 बराबर है AB बटे में AC। sin 30 की वैल्यू 1/2, AB हमारा दे रखा है 1.5, AC क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC 15 दूनी 30, 3 मीटर का आ जाएगा। तो यानी छोटे बच्चों की जो स्लाइड है वो यानी कि हाइट उसकी लेंथ होगी 3 मीटर, सिंपल सी बात है। चलो अब इन ट्रायंगल ले लो आप PQR में, बड़े बच्चों के लिए देख लेते हैं, वही चीज़ फिर आती है यहाँ पर हम ले लेंगे sin 60 की वैल्यू, तो यानी कि हमारा हो गया PQ और अपॉन में PR। तो sin 60 होता है हमारा √3/2, PQ की वैल्यू हमारी 3 है, PR हमें लेंथ निकालनी है, तो इसको आपने करा तो PR हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 और रूट में 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर √3 इसको रैशनलाइज कर दो थोड़ा सा,
तो ये हमारा आ गया 6√3/3, 3 दूनी 6, तो यानी कि 2√3 मीटर, यानी कि बड़े बच्चों की जो है वो हमारी लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा समझो, सवाल को करके देख सकते हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले तो आप क्या करो, फिगर साथ साथ बनाते रहते हैं। ठीक है ना। देखो आप, ये है ग्राउंड, बस पहले ग्राउंड बनाया, टावर दे रखा है तो जाहिर सी बात है टावर इसी तरह से खड़ा होगा जी, ये है हमारा टावर। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द, यानी कि टावर से, यानी कि ये जो पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है। पहले तो ये लिख लेते हैं जी। अब इस पे ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है जी, 30 डिग्री का है। ठीक है, चलो ABC लिख देते हैं। ठीक है, और चलो टावर को HB मान लेते हैं। चलो मान लिया, या लिख देंगे, जब मान लिया तो ऐसे कर लेते हैं, लेट AB इज द टावर। ठीक है, बराबर हमने मान लिया H मीटर। चलो H मीटर हो गया हमारा। अब एंगल हमारा ACB कितना दे रखा है जी, 30 डिग्री है। तो अब लिख लो यहाँ पर इंट्रायंगल ABC। निकालना क्या जी, हमें निकालना है, हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो AB ये निकालना हमें। तो सीधी बात है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा गिवन है, एक चीज़ गिवन, एक चीज़ निकालनी है। परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या होता है, 10 होता है। तो सीधा लिख दो आप tan 30 बराबर हमारा AB, सीधा मैंने लिख देता हूँ H। ठीक है, और हमारा BC हो जाएगा 30। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। H हो गया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसको करोगे तो 30/√3, रेशनलाइज कर दो जी इसको, बस करोगे तो 30√3 और इसका 3 आ जाएगा। √3 को स्क्वायर करोगे तो 3 आता है, 3 से इसको काट दो, तो बस हमारा आंसर आ गया tan√3 मीटर। ये तो आसान सा सवाल था हमारा। ठीक है ना, इस तरह से आप करके देख सकते हो इसको अच्छी तरह से। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। बेटा 5th क्वेश्चन देखो आप, ये क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सबसे पहले देखो आप, चलो काइट बना लेते हैं जी, ऐसी ही होती है ना काइट, ये देखो आप, चलो ऐसे बना लिए, ये काइट है जी, ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है। चलो जी, ये ग्राउंड बना लिया जी हमने, और ये 60 मीटर अबव, ज़मीन से 60 मीटर अबव उड़ रही है। ठीक है ना। अब आपको ये तो पता ही है कि पतंग का जो धागा होता है वो टेढ़ा होता है इस तरह से, यानी कि ठीक है ना, इस तरह, ऐसे नहीं होता ना, बिल्कुल खड़े तो नहीं होगा ना ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा इस तरह से होता है, यानी कि उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो ऐसे होती है और पतंग ऐसे उड़ रही है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर चलो हम ये भी लिख लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। अब क्या है कि ना, अब देखो ये मैंने फिगर पहले ही बना दिया। देखो ये क्या है कि काइट की जो स्ट्रिंग है, यानी कि उसका जो धागा है, ज़मीन पे किसी पॉइंट पे ऐसे करके वहाँ पर बांध दिया है। क्लियर है। और उस स्ट्रिंग से ग्राउंड से, यानी कि एंगल जो बन रहा है वो हमारा 60 डिग्री है। बस इसी तरीके से लिखते जाओ आप। हो गया। हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है, ये नहीं कि ढीली ढाली ना, बिल्कुल खिंची हुई है। ठीक है ना, तो उससे हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर होगी बात ये। ठीक है, हमें निकालना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये समझ लो कि AC की लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, अब ये देखो आप, AB हमें कितना दे रखा है जी, 60 मीटर, और एंगल ACB कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री का। तो चलो यहाँ लिख दिया, तो इन ट्रायंगल ABC। अब आप देखो एक चीज़ गिवन है, हमें ये चीज़ निकालनी है। ठीक है ना, तो हम ये मान के चलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया साइन 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन में AC। अब साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 हो जाएगी। AB हमारा कितना दे रखा है, 60 हो गया, AC हमने यहाँ पर लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, 6 दूनी 12। अब देखो क्या हुआ, चलो ऐसे कर लेते हैं, इनटू में AC 120 हो गया। तो AC हमारा क्या हुआ, 120/√3। चलो जी रेशनलाइज भी कर दो फटाफट। तो ये 120 √3 हो गया। √3 का मतलब होता है 3, काट दो जी, 3 चौक 12। तो हमारा आंसर आ गया 40√3
मीटर, यानी कि जो है इसकी जो लेंथ है वो 40√3 मीटर हमारी है। ठीक है ना। तो बेटा मैंने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, बाकी इसी तरीके से 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो है ना आपको लेके एक सेपरेट सी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। ठीक, तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और एक चीज़ जो भूलनी नहीं है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दोगे यदि, तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।